अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डोमेन यूकेरिया। अब बैक्टीरिया और आर्की तो हम कवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट हो रहा है डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया में बेसिकली यूकेरियोट्स आ जाते हैं। ऑल द हायर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं? डोमेन यूकेरिया के अंदर। द डोमेन यूकेरिया इनकम्पासेस ऑल ऑर्गेनिजम्स विद यूकेरियोटिक सेल्स। इसके अंदर वो सब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके पास यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकेरियोटिक का क्या मतलब हुआ? प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस एंड यूकेरियोटिक मीन्स आफ्टर न्यूक्लियस। मतलब ये वो वाले सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के डिस्कवर होने के बाद आए। मतलब ये कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, विच आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट है, जो कि बैक्टीरिया में और आर्की में मौजूद होते हैं। हेयर आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन यूकेरिया। अब हम कुछ यूकेरिया की जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं जो कि इसको डिफरेंट बनाती हैं दूसरे दो डोमेन्स आर्की और बैक्टीरिया से। सबसे पहले आ गया सेल स्ट्रक्चर। तो जिस तरह से हमने ऑलरेडी देखा कि जो डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब उनमें किसी किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रेजेंट। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक सेल है, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, जिसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ओके, cells have membrane bounded organelles such as mitochondria। सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी हैं जो कि एल्गी और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी ऑपरेटस भी है, लाइसोसोम्स भी हैं एंड पेरोक्सीसोम्स भी हैं। ये सब जो हैं ये ऑर्गेनेलीज हैं उस सेल के। सेल्स ऑल्सो हैव साइटोस्केलेटन। अब बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या है? जैसे किसी भी चीज़ की हम बात करें, जैसे ह्यूमन की बॉडी है, अगर इसके अंदर स्केलेटन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। तो साइटोस्केलेटन का बेसिकली क्या मकसद होता है कि ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, या ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब मिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, माइक्रोफिलामेंट्स मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। उसके साथ साथ दूसरे फिलामेंट्स भी होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनेबल सेल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं एंड फैसिलिटेट्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और उसके साथ साथ सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है इंट्रा। अब हम लोग जो वर्ड्स देखते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरसेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर। तो जो इंटरसेलुलर है बेसिकली इट इज बिटवीन टू सेल्स, मतलब दो सेल्स हैं, उन्होंने आपस के अंदर कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करना है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करना है, तो ये जो कन्वर्जन होगी उसे हम इंटरसेलुलर कहेंगे। लेकिन जब हम लोग एक ही सेल के अंदर दो डिफरेंट पार्ट से चीज़ को ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी दूसरी जगह के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल, सेल के अंदर बिल्कुल। ओके, इसके बाद सेल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इधर हमने सेल स्ट्रक्चर में क्या बताया कि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। फर्दर अगर हम चलें तो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली क्या है? देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। अब इनका जो डीएनए होता है ये मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि हमने पीछे जो डोमेन बैक्टीरिया पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? इसके पास बहुत सारे सीधे सीधे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। उसके साथ साथ जो डीएनए होता है उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए है, इसके साथ साथ क्या मौजूद होंगी? हमारी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होंगी। अब ये हिस्टोन प्रोटीन का क्या मकसद है? बेसिकली ये उसे ये बताता है कि ये वाला जो डीएनए है ये इसका क्या काम है, रोल क्या है, किस जगह के ऊपर इसने जाना है,
या उसका उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका एमसीक्यू है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ प्रेजेंट होती है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। विच हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के अंदर भी हेल्प आउट करता है और रेगुलेट करने के अंदर भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रिप्रोडक्शन। मोस्ट यूकैरियोट्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारे जो मोस्टली यूकैरियोट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, उसमें जिसमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, एग एंड स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद मियोसिस होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। मतलब ये कि आप देखें कि ह्यूमंस के अंदर ही अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग के बच्चों के जो कि अपने वालिदैन से मिल रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सम यूकैरियोट्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूसिंग इन आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे यूकैरियोट्स भी होते हैं जो एसेक्सुअली सिर्फ माइटोसिस के जरिए कर सकते हैं। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस इसके अंदर क्या होगा, ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और टू आइडेंटिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है, पहले एक सेल ने डिवाइड किया दो सेल के अंदर, फिर दो सेल दोबारा से डिवाइड करेंगे फर्दर दो सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रही होती है, बेसिकली हो रही होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट पार्ट, जैसे एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ये अपने ये वाला पार्ट इसको दे देगा और इसका ये वाला पार्ट इसके पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये चेंजिंग आएगी, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनेगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। ओके। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो जो ह्यूमंस हैं या जो भी यूकैरियोट्स हैं, चूंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन की नॉर्मली बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर लिवर के सेल्स भी होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स वाले सेल्स भी, नर्वस सिस्टम के सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, एडिपोस टिश्यूज के सेल्स भी होते हैं। उसके अलावा हार्ट के सेल्स अलहदा हैं, स्केलेटल मसल्स के सेल्स अलहदा हैं। उसके अलावा जो भी बॉडी के पार्ट की बात करें, इसके मसल्स के सेल्स अलहदा होते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं। सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं स्पेशल टाइप्स के ऊपर, और टिश्यूज बना रहे होते हैं और ऑर्गन्स बना रहे होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है सेल लेवल। बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। अब जैसे हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर एडिपोस टिश्यू है, उसका काम डिफरेंट है। मसल टिश्यू है, उसका काम डिफरेंट है। नर्वस टिश्यू है, उसका काम डिफरेंट है। और वो जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलते हैं और वो ऑर्गन्स बना देते हैं, और वो ऑर्गन्स जो है हर एक ऑर्गन स्पेसिफिकली डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहा होता है जैसा कि उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है या जैसा उसको चाहिए होता है। फर्दर अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर जो यूकैरियोट्स होते हैं, ये दीज आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब ये है कि अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर सर्टन प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वर एनगल्फ्ड बाय अ होल सेल। इसमें क्या हुआ था कि कुछ सेपरेट सेल्स थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, क्या हुआ, उनको क्या किया, दूसरे सेल्स जो थे उन्होंने एंगल्फ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक सेल था ये जो कि प्रोकैरियोटिक सेल था, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, उसके अंदर जस्ट डायरेक्टली सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, सर्कुलर क्रोमोसोम था जिसमें डीएनए था। उसने क्या किया, एनगल्फमेंट कर ली। एनगल्फमेंट का मतलब क्या है कि एक सेल जो होता है वो अपने आप को अपने अंदर ले लेता है दूसरी चीज को। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब और ये दूसरा सेल है, ये क्या करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, उसके बाहर इकट्ठा होना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा और इनगल्फ कर लेगा। ये वाला जो पार्ट था वो इसके अंदर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनगल्फमेंट। तो वो क्या कह रहा है कि ये समझा जाता है कि यूकैरियोट्स जो हैं ये एंडोसिम्बायोसिस के जरिए बने थे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे जो सेल थे उनको दूसरे सेल्स ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था, और जब इनगल्फ कर लिया तो ये वाले सेल्स भी उसके अंदर आ गए और इससे क्या बना, आहिस्ता आहिस्ता करके यूकैरियोटिक सेल्स डिवेलप हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।